गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हाइड्रोजन से संबंधित है, और हाइड्रोजन से संबंधित टॉपिक जो ये वो हम लोग पढ़ेंगे वो है जल। अर्थात इसके पहले हम 5 पार्ट इसका हाइड्रोजन टॉपिक का पढ़ा चुके हैं, और पांचों पार्ट में अलग अलग चीजें हमने आपको बताया है। हम इस वीडियो में पांचों का लिंक डाल देंगे, आप पांचों पार्ट देख लीजिएगा। क्योंकि जो चैप्टर है आपका वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उस टॉपिक को अलग अलग पार्ट में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन 5 पार्ट में हम अलग अलग टॉपिक को कवर किए हैं। आप पूरा हाइड्रोजन पढ़ने के लिए आपको पहले वो 5 पार्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आज 6वां पार्ट इसका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो 6ठा पार्ट है आज जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जल। आज हम लोग जल के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इसको अध्ययन करने से पहले हम आपसे फिर निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाएं, और मेरे साथ साथ जो कुछ भी हम बताते चलें, लिखते चलें, आप भी उसको नोट करते चलें और एक अच्छा सा नोट्स बना सकें। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग जल के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जानते हो कि जल, जैसा कि हम लोग जल के बारे में अपरिचित नहीं हैं। हम सब लोग जल का प्रयोग करते हैं, जल देखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जल ही जीवन है, अर्थात बिना जल के हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन अब हम जो जल देखते हैं उनके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि क्या है जल, इसके क्या गुण हैं, क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है, और जल का क्या क्या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें जल के बारे में जानना जरूरी है। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे साथ नोट करते चलें। तो जल, जैसा कि आप जानते हैं, जल को अंग्रेजी में हम वाटर भी कहते हैं, और जल का जो अणुसूत्र होता है, जल का अणुसूत्र, जल को जो है अणुसूत्र के रूप में क्या लिखते हैं, H2O। आप लोग जानते हो जल का अणुसूत्र जो होता है वो H2O होता है, इसको आप लोग जानते हो। दूसरी बात आप लोग नोट करते चलेंगे कि जो जल होता है, जल प्रकृति में आप जानते हैं कि जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हम लोग जल पीते हैं, पीने योग्य जो जल है उसकी मात्रा बहुत कम है। हम चर्चा यहाँ पर वो नहीं करेंगे कि कितनी मात्रा है, क्या है, कैसे है, लेकिन जल की जो मेन चीजें होंगी, अर्थात जल के बारे में जहां से परीक्षा में प्रश्न किए जाते हैं, यहाँ पर उस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल का अणुसूत्र जो होता है वो होता है H2O। कभी कभी पूछ लेता है कि जल का जो है वो अगर आयतनात्मक अनुपात कितना होता है, तो आप लिखेंगे जल का आयतनात्मक अनुपात, आयतनात्मक अनुपात जो होता है जल का, आप जानते हो H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना होता है, 2:1। आयतनात्मक अनुपात पूछे तो 2:1 होता है जल का। और भारात्मक अनुपात अगर पूछे, जल का भारात्मक अनुपात, तो भारात्मक अनुपात कैसे निकालेंगे। H2O है, जानते ही हैं आप, H2O में हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अगर इसको सिंपल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, यानी 1:8 होता है इसका क्या, भारात्मक अनुपात। तो कभी कभी जल का भारात्मक अनुपात पूछे तो 1:8, और जल का आयतनात्मक अनुपात पूछे तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 2:1 होता है। अब इसके बाद जो जल के बारे में है वो ये है कि जल जो होता है वो किस प्रकार से हम जल को और क्या कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो हम लोग हाइड्रोजन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन से भी जल भी बना है, तो हाइड्रोजन का ये ऑक्साइड भी होता है। तो आप लिख सकते हैं जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ये हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्साइड है। जैसा कि हाइड्रोजन जो है
ऑक्सीजन से क्रिया किया है तभी ऑक्साइड बना है, तो जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। इतनी बातें आप लोग, छोटी छोटी बातें जो है ये आप लोग पहले से भी जानते रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी बातें हम लोग करना अनिवार्य था। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात ये कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं। तो आप इसको पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं कि जल का मुख्य स्रोत जो होता है, तो जल के मुख्य स्रोत में आप लिख सकते हैं कुआं है, आपकी नदियां हैं, समुद्र है, ये सब जल के स्रोत होते हैं। तो जल के नदी तालाब समुद्र आदि और सारे जल के स्रोत हैं जहां से हमें जल प्राप्त होता है। नदी, तालाब, समुद्र आदि जल के स्रोत हैं, यानी यहां से हमें जल प्राप्त होता है। आप जानते हो कि जल जो होता है, जैसे कि बारिश होती है, जल चक्र आप पढ़ेंगे कि जल चक्र बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जल चक्र जो होता है क्या होता है, जैसे नदी है, तालाब है, जब गर्मी के मौसम में ये जल जो है क्या होता है, गर्म होकर भाप बन के उड़ता है और वो बादल बनता है, फिर वहां पर वो ठंडा होकर फिर से बारिश बनता है। जिस प्रकार से जल का जो चक्र होता है ये चलता रहता है और हमारे चारों ओर जो जल की मात्रा है, अनुपात है, वो फिक्स रहती है, कम ज्यादा नहीं होने पाती है यदि उनका हम दोहन ज्यादा मात्रा में बेकार ना करें तो जल के बारे में आपने देखा कि जल का अणुसूत्र H2O होता है। जल का आयतनात्मक अनुपात पूछे तो 2:1 होता है और जल का भारात्मक अनुपात पूछे तो 1:8 होता है। जल हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है और नदी, तालाब, समुद्र आदि जल के क्या होते हैं, ये प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके बाद जो अगला आप देख सकते हैं कि जो इसका संरचना होता है, संरचना, जल की जो संरचना है, संरचना आप लिख सकते हैं कि जल की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से, ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के पास, तो 2 इससे बॉन्ड बना लेता है एकल बंध और इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, 2 2 4 आप ये कह सकते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें बचता है। तो ये इसकी संरचना होती है और इसके बीच में जो ये कोण बनता है दो बंध के बीच, वो लगभग बनता है 104.5 डिग्री। याद रखें, ये जो कोण बनता है इसके बीच में 104.5 डिग्री का कोण बनता है और इसके जो ये यहां से यहां तक जो ये बंध की लंबाई है ये 97.5 पिकोमीटर होता है। यहां पर लिख लेंगे बंध की लंबाई, बंध की लंबाई जो जल में जो बॉन्ड बना है ये वाला बंध, उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 97.5 पिकोमीटर। ये देखा जाता है किस तरीके से जल की संरचना होती है। और इतनी बातें जो मोटी मोटी बातें थी, आपने देखा कि जो बांड की लंबाई, जो बंध की लंबाई होती है वो 97.5 पिकोमीटर होती है और जो ये बंध के बीच का जो कोण है, यहां पर लिख सकते हैं कि बंध के बीच का कोण ये होता है 104.5 डिग्री। ये याद रखेंगे जल के रेफरेंस में। तो आप इतनी बातें, आप इसका एक फोटो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ और बातों की चर्चा करते हैं कि जो जल होता है उसकी और क्या क्या विशेषता होती है। जैसे आप जानते हैं कि जल जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन अगर इसी जल को अगर हम फ्रीज में रख दें, फ्रीज में डाल दें, तो वो ठोस के रूप में यानी बर्फ के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो थोड़ा सा हम बर्फ के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन कर लें। जल से ही बर्फ बनता है, तो बर्फ के बारे में भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं कि बर्फ के बारे में क्या आप समझते हैं, बर्फ क्या होते हैं। तो थोड़ी बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं कि बर्फ कैसे बनता है। ध्यान दें,
जैसे यहाँ पर ये होता है, मान लीजिए बर्फ है, आप बर्फ हेडिंग बना सकते हैं। तो बर्फ क्या है? जल का एक रूप ही तो है, एक रूप है, जल का एक रूप है। क्योंकि जल जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है। जब इसी जल को हम फ्रीज में रख देते हैं तो उसके अणु जो होते हैं धीरे धीरे पास आ जाते हैं और सॉलिड का रूप एक ठोस के रूप में आ जाता है। तो जल का जो ठोस रूप होता है वो क्या होता है? बर्फ होता है। स्थिति क्या होती है? जैसे बर्फ में जो बर्फ की जो संरचना होती है, आप बर्फ की संरचना भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से होती है। जैसे जल है तो जल में जैसे H2O होता है, कुछ इस तरीके से संरचना ये है। मान लीजिए जल के कुछ अणु हम ले लेते हैं। ये मान लीजिए जल का पहला अणु, ये जल का दूसरा अणु, और मान लीजिए जल का ये तीसरा अणु ले लिए, एक और ले ले, चौथा अणु भी ले लें। आप जानते हैं कि इस तरीके से जल के जो अलग अलग अणु हैं, यहां पर क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके होते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो चूंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है और हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है ये आंशिक रूप से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आंशिक रूप से आकर्षित करने के कारण इसमें पार्शियल रूप से क्या हो जाता है? -2 का चार्ज लग जाता है, -2 का चार्ज लग जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर खिसका दिया है, इसलिए इस पर पार्शियल धनात्मक चार्ज एक ठो लग जाता है। यही स्थिति सारे यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर एक इसका -2 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर +1 का पार्शियल चार्ज लग गया। यही सारे हाइड्रोजन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्शियल रूप से -2 का चार्ज लगेगा, यहाँ पर पार्शियल रूप से +1 का चार्ज लगेगा। ये पार्शियल +1 का चार्ज। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी पार्शियल -2 का चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल +1 का चार्ज, यहाँ पर पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से थोड़ा सा, पूरा इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आया, थोड़ा सा आंशिक रूप से खिसकने के कारण आंशिक चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ पर भी -2 का यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा ऑक्सीजन पर, यहाँ पर +1 का चार्ज, यहाँ पर भी +1 का चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पर देखें कि ये प्लस और ये हाइड्रोजन माइनस, ये दोनों आपस में एक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है। तो ये जो बंध ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो ये बंध बन रहा है, ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बंध। इसको आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन बंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बंध। आप देखेंगे कि जो जल होता है, जल में हाइड्रोजन बंध होता है, क्योंकि जब जल के अणु जो होते हैं, क्योंकि एक पानी भरा है, जल है, तो उसमें बहुत सारे अणु होंगे। तो ये जो अणु है कुछ इस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं, और किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये हाइड्रोजन बंध काफी मजबूत होता है। इसलिए देखा जाए तो जल जो होते हैं, जल के अणु जो होते हैं, हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होते हैं? काफी मजबूत होते हैं। उनका क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। अगर इसको गर्म किया जाए तो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलना शुरू होता है। तो आप कह सकते हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ लेता है कि जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है। तो जल का क्वथनांक अधिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध होता है, और हाइड्रोजन बंध जो होता है वो काफी मजबूत होता है। तो जब जल को गर्म किया जाता है कि हाइड्रोजन बंध मजबूत होने के कारण जल्दी टूटता नहीं है, तो तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की, ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। इसलिए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, उबलने के ज्यादा उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये जल के एक, मान लीजिए कुछ अणुओं को हमने सजाया, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए जैसे ये तो हाइड्रोजन बंध, यहाँ पर आप ऊपर लिख लीजिए हाइड्रोजन बंध। ठीक, इसके बाद जो है मान लीजिए कुछ अणु यहां पर भी होंगे ऐसे ही। तो ये कुछ इस तरीके से स्थिति होगी। ये यहां पर भी कुछ होगा, ये जो जल के अणु हैं, ये हो गया जल का। अब स्थिति देख रहे हैं कि यहां पर भी वही स्थिति होगी। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज,
ये पार्शियल 2 का निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव 1 का, पार्शियल 2 का निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आंशिक रूप से एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर भी आंशिक रूप से एक चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर आंशिक रूप से 2 का चार्ज डेवलप होगा माइनस का, और यहाँ पर प्लस का एक चार्ज डेवलप होगा। स्थिति यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन बंध यहाँ पर भी बनेगा। अब यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों, ये प्लस में है, ये ऑक्सीजन माइनस में है, तो यहाँ पर इधर लिख दें -2 का आंशिक। यहाँ पर इसके बीच में भी क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बनेगा। यहाँ पर इसके बीच में भी हाइड्रोजन बंध बनेगा, यहाँ पर इसके बीच में भी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर चैम्बर बन जा रहा है, कोष बन जा रहा है, और इस चैम्बर बनने, इसको वायु कोष कहते हैं। आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, वायु कोष, वायु कोष। ये वायु कोष हाइड्रोजन बंध के कारण बन जा रहा है, चैम्बर देख रहे हो बन जा रहा है। यही कारण है कि आप एक चीज देखेंगे कि जो बर्फ होता है, जैसे मान लीजिए आप बर्तन में, मान लीजिए किसी पात्र में, किसी बर्तन में आप पानी भर दें और उसका एक मार्क लगा दें, और मार्क लगा के उस पानी के बर्तन को फ्रीज में रख दें, तो फ्रीज में रखने से क्या होता है, वो जल जो है वो बर्फ के रूप में बदल जाता है। तो बर्फ के रूप में बदलता है तो वो मार्क से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, लेकिन होना चाहिए उसको नीचे, क्योंकि जो बर्फ के अणु होते हैं और पास होंगे, ठोस रूप में है, और जल के थोड़ा उससे ज्यादा दूर। लेकिन स्थिति उल्टा होता है कि बर्फ का क्या होता है कि बर्फ थोड़ा सा सतह जहां मार्क लगाए थे वहां से ऊपर उठ जाता है। तो उसका कारण क्या है, इन्हीं वायु कोष के निर्माण के कारण जो वायु चैम्बर बन जाता है, तो बर्फ जब बनता है तो वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो ये बर्फ की कुछ संरचना हुई। कई बार आपसे बर्फ की संरचना के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि बर्फ क्या होते हैं, तो आप बर्फ की संरचना कुछ इस तरीके से आप वहां पर दे सकते हैं। ये यहाँ पर हाइड्रोजन बंध यहाँ पर बन रहा है। ये तो चैम्बर बनने के कारण, जो ये चैम्बर बन रहा है वायु का, वायु कोष बन रहा है, इसके कारण क्या होता है, बर्फ जो होता है वो जल से ज्यादा ऊपर उठ जाता है सतह पर। और स्थिति कई बार ये पूछ ली जाती है कि जो जल होता है, जल का घनत्व और बर्फ का घनत्व, तो अगर देखा जाए तो बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और जल का घनत्व ज्यादा होता है। क्योंकि जब आप बर्फ को किसी जल में डालते हैं तो वह घनत्व कम होने के कारण क्या होता है, तैरने लगता है। तो बर्फ का घनत्व कम इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एयर चैम्बर, बहुत ज्यादा चैम्बर बन जाते हैं, कोष बन जाते हैं, इसलिए उसका घनत्व कम हो जाता है। इसका एक फोटो खींच ले तो कुछ बातें हम लोग और इसके बाद कर लेते हैं। जल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण की चर्चा भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए हेडिंग आप लोग बना लें, जल के भौतिक गुण, जल का भौतिक गुण। चलिए हेडिंग बना लें, जल का भौतिक गुण, भौतिक गुण। जल के भौतिक गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल का भौतिक गुण में पहला आप लिख सकते हैं, यह रंगहीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल का कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन, कामा, गंधहीन, कोई गंध नहीं है, गंधहीन, और स्वादहीन, और स्वादहीन द्रव है, होता है। पहला जो गुण है, जल जो है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन द्रव होता है। दूसरा जो गुण है, ये विद्युत उदासीन होता है, ना तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा ना तो क्षारीय प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति, उदासीन प्रकृति का होता है। तीसरा, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक उच्च होता है या अधिक होता है। क्यों होता है, अभी हमने आपको बताया था, हाइड्रोजन बंध के कारण जल का क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि जल में
जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये रीजन भी आप लोग नोट करते चलें। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? क्योंकि जल के अणुओं के बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। चौथा गुण इसमें लिख सकते हैं, यह एक अच्छा विलायक होता है। जल एक अच्छा विलायक होता है। अच्छा विलायक होने का मतलब क्या है? कि लगभग बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। जल एक अच्छा विलायक होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल जो होता है वो ध्रुवीय होता है। जब जल ध्रुव मतलब इसमें क्या होता है कि ध्रुवीय होने के कारण एक धनात्मक ध्रुव एक ऋणात्मक ध्रुव पैदा हो जाता है, इसलिए इसको एक अच्छा विलायक माना जाता है। और इसमें परावैद्युतांक, जल का परावैद्युतांक बहुत अधिक होता है। जल का परावैद्युतांक अधिक, लगभग 80 होता है। आप ध्यान दे देंगे 80 के होता है। जल का परावैद्युतांक अधिक होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ गुण भौतिक गुण है इसके जल के, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको एक अच्छे हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं कि जल जो होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि जल के अणुओं के बीच क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल एक अच्छा विलायक होता है और जल का परावैद्युतांक अधिक होता है और लगभग कितना होता है? 80 होता है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज नोट कर सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर जल का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम लोग रासायनिक गुण की चर्चा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखने के लिए। तो जल जो है बहुत ही छोटा है। हम लोग जल के बारे में बहुत कुछ, जल पीते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं किए कि किस प्रकार से जल के क्या क्या गुण होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। तो हम लोग आज उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आप हेडिंग बना लें, रासायनिक गुण। जल के रासायनिक गुण, कुछ रासायनिक गुणों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। आइए, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, हेडिंग बना लें, जल के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में पहला गुण जो है इसका लिख लें अपघटन। अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। कहने का मतलब जल जो होता है यह उच्च ताप पर, अगर जल को बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो अम्लीय माध्यम में जल जो होता है वो क्या होता है? वो टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो जल का टूटना, उसके परमाणुओं में, इसके अणुओं में टूटना अपघटन कहलाता है। तो जल का अपघटन क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम जल को लेते हैं 2H2O, ये जल है, इसका हम अपघटन करते हैं और अपघटन यहां लिख दें। अपघटन, अपघटन उच्च ताप पर, उच्च ताप पर और अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम कैसा होना चाहिए? अम्लीय, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में अगर जल को उच्च ताप दिया जाए तो ये टूट जाता है, ये बन जाता है 2H2 यानी हाइड्रोजन प्लस O2। ऑक्सीजन में क्या होता है? ये
टूट जाता है। तो पहला गुण जो है जल का वो है अपघटन। अगर जल को अम्लीय माध्यम में उच्च ताप पर अगर गर्म कर दिया जाए, डेल्टा यहाँ बना गर्म करने का निशान है, अगर गर्म कर दिया जाए तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसके बाद आप अगली हेडिंग बना लें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। दूसरा जो गुण है जल ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी देता है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अगला जो गुण है जल का वो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं भी जल देता है। कैसे देता है? धातुओं के साथ, यानी जो जल है वो धातुओं का क्या कर देता है? ऑक्सीकरण कर देता है। तो आप लिख सकते हैं धातुओं के साथ, धातुओं के या धातुओं का, ऐसा लिख दें, धातुओं का ऑक्सीकरण, धातुओं का ऑक्सीकरण जल द्वारा हो जाता है। कहने का मतलब जो जल है वो धातुओं का क्या कर देता है? ऑक्सीकरण कर देता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए धातु में से मान लीजिए सोडियम ले लीजिए 2Na ले लिए प्लस HOH, जल को ऐसे लिख दें H2O को HOH और HOH, दो अणु ले लिए जल का HOH। तो क्या होता है कि यहां से ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और 2NaOH बन जाएगा। 2Na तो है ही है और ये 2OH भी है, तो यहां पर OH लगा दें, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन H2 गैस अलग हो जाती है। ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं, धातुओं का ऑक्सीकरण कैसे जल कर दे रहा है। यहां पर जैसा कि जानते हैं सोडियम अकेला है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या आप देख रहे हैं कि यहां पर +1 होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 हो जा रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर धातु, ये सोडियम धातु का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो जा रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? जल द्वारा। तो आप अगला जो गुण आप देख से मैग्नीशियम का भी ले सकते हैं, कुछ उदाहरण और ले लें, जैसे Mg है, मैग्नीशियम भी धातु है, Mg प्लस HOH और HOH, HOH का मतलब जल ही है, H2O। इसको जब हम क्या करते हैं, दोनों को क्रिया कराते हैं, तो यहां से फिर हाइड्रोजन गैस से निकल जाएगी, तो बनेगा MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस प्लस H2। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि Mg अकेला है, ऑक्सीकरण संख्या Mg धातु की यहां पर 0 है और यहां पर Mg की +2 हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि धातु का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कौन करा रहा है? जल करा रहा है। तो धातुओं के ऑक्सीकरण करने में जल की एक अहम भूमिका होती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगला गुण इसका पढ़ते हैं। ये जल जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया के साथ साथ ये अपचयन की भी अपक्रिया देता है। तो अगला जो गुण हो जाएगा जल का रासायनिक गुण, हेडिंग बना लें अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया तीसरा जो है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण आपने देख लिया कि जल जो है धातुओं का क्या करता है? ऑक्सीकरण कर देता है। और जल जो है ये अधातुओं का अपचयन करता है। यहां पर लिख दें जल अधातुओं का अपचयन कर देता है। धातुओं का तो ऑक्सीकरण करता है, लेकिन अधातुओं का क्या करेगा? अपचयन कर देगा। धातुएं क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। अधातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके ऋणायन बनाती हैं। तो एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है कि किस प्रकार से हम अधातुओं का यहाँ पर अपचयन होगा। मान लीजिए 2H2, हाइड्रोजन एक क्या है? धातु, ठीक है, और जल के साथ इसका हम क्रिया करा दें, 2H2O से मान लीजिए इसका क्रिया करा दें, तो क्या हो जाएगा? 2H2, यहां पर ये सॉरी यहां पर आधातु क्या है? Cl2 ले लें, 2Cl2 क्लोरीन ले लें
और यहाँ पर H2O है, तो यहाँ पर 2Cl2 यानी 4 Cl, यहाँ पर 4, तो 4 4 8 यानी 4 HCl बन जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर अलग हो जाएगी O2। अब यहाँ पर ये देखना है कि किस प्रकार से अधातुओं का अपचयन कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन अकेली है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। और यहाँ पर क्लोरीन अगर देखेंगे तो क्लोरीन का -1 होगा, यानी 0 से -1 बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ घट रहा है, 0 से -1 हो जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है और ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब अपचयन होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अधातु जो क्लोरीन अधातु थी उसको क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जल जो होता है वो ऑक्सीकरण अपक्रिया भी देता है और अपचयन अपक्रिया भी देता है। इसके बाद जो अगला जो गुण है वो है ऑक्साइडों से क्रिया। चौथा, ऑक्साइडों से क्रिया। जल जो है वो ऑक्साइडों से भी क्रिया करता है। कैसे? और जल ऑक्साइड से क्रिया करता है तो योगात्मक अपक्रिया देता है। योगात्मक माने जुड़ जाना, यानी जैसे अगर आप एक एग्जांपल देखें, SO3 ये SO3 है। SO3 को जब हम जल से क्रिया कराते हैं H2O से तो क्या होता है, H2SO4 बन जाता है, H2SO4। ये योगात्मक अपक्रिया है। योगात्मक अपक्रिया क्या होती है, जिसमें योग हो जाता है, योगात्मक अपक्रिया। तो जल जो है ऑक्साइड के साथ कैसी अपक्रिया देता है, योगात्मक अपक्रिया देता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद जो है पांचवा गुण भी आप एक लिख लें, बहुत ही जरूरी है, उभयधर्मी गुण। उभयधर्मी गुण। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? उभयधर्मी का मतलब जल जो है ये अम्ल के रूप में भी व्यवहार करता है और क्षार के रूप में भी व्यवहार करता है, यानी उभयधर्मी है, दोनों है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए H2O ये पहला है, ये दूसरे अणु से क्रिया, मान दूसरे के जल के अणु से क्रिया करता है। तो होता क्या है कि यहां से मान लीजिए अगर ये दोनों, ये मान लो ये अम्ल के रूप में है और ये क्षार के रूप में है, मान लेते हैं, ठीक, कैसे मान लेते हैं, यहां पर क्या होगा कि ये अपना एक हाइड्रोजन इसको देगा। मान लीजिए कि ये अपना एक हाइड्रोजन इसको दे रहा है, H+ आयन इसको दे रहा है। तो H+ आयन देने के कारण यहां पर क्या बचा, OH- बना और यहां क्या बना, H3O पॉजिटिव। ये यहां से H+ यानी H+ आयन देने के कारण, H+ का मतलब प्रोटॉन, ये जल प्रोटॉन इसको दे रहा है, H+ का मतलब प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन देने के कारण इसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और ये चूंकि उसी प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है ये वाला जल, इसलिए ये क्षार के रूप में इसको कहा जा है वही जल, लेकिन यहाँ पर अम्ल क्या कर रहा है, ये H+ दे रहा है, तो देने के कारण ये जो जल का अणु है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है और इस प्रोटॉन को ये जल का अणु ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जल जो होता है ये उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है, ये अम्ल का गुण भी और क्षार का गुण, दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के माध्यम से हमने जल के रासायनिक गुण की चर्चा की। तो जल जो होता है एक प्रकार का हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। जल जो होते हैं, जल के अणु जो होते हैं वो कुछ वी शेप में होते हैं। अभी आपने देखा था वी शेप में, ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था, वी जैसे उल्टा वी होता है, इसका आकार होता है। और इस तरीके से आपने जल के बारे में एक सुंदर सा नोट्स आपके लिए तैयार हो गया है। आप ये सभी चीजें, इसका एक स्क्रीनशॉट फोटो ले लीजिए ताकि जल के बारे में एक अच्छा सा नोट्स हम बना सके और एग्जाम में इनका रिवीजन करके जाएं और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसको लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।